नमस्कार, एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैट्रिक्स के इस लेक्चर में। मैट्रिक्स का लेक्चर आज हम बेसिक फंडामेंटल समझने वाले हैं आइगन वेक्टर की। आइगन वेक्टर, स्टैटिस्टिक वेक्टर या लैटेंट वेक्टर तीनों एक ही नाम है। इसके बारे में हम बेसिक फंडामेंटल को समझेंगे। हमारा मेन बेसिक की पॉइंट आज समझना है कि आइगन वेक्टर्स के जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं वो क्या होते हैं? क्या बेसिक नियम है? क्या आइगन वेक्टर सभी के अलग-अलग हो सकते हैं? क्या एक ही होगा? कैसा सॉल्यूशन देता है? उन सब पर हम डिटेल में इस लेक्चर में बात करेंगे। कैसे आइगन वेक्टर को हम फाइंड करेंगे? क्या बेसिक रूल है? सबको समझेंगे स्टूडेंट इस लेक्चर में। तो बन रहे इस लेक्चर के साथ, कहीं नहीं जाइएगा। टोटल लेक्चर आपको देखिएगा, टोटल क्लियर आपको फंडामेंटल कंसेप्ट दे दूंगा, जिससे कि आपका आइगन वेक्टर वाला टॉपिक है ना, वो कभी भी गलत नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके हम डेफिनेशन पे बात करेंगे कि जो एग्जैक्ट मैंने इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, सब पर हमको फोकस आउट करना है। उसके बाद फिर सिस्टमेटिक पैटर्न को समझ, नियम पहले लिख दिया है, टाइम हमारा बच जाए उसके लिए। देखिए क्या कह रहा है कि ए नॉन जीरो वेक्टर एक्स इज सेट टू बी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। पहला कह दिया कि नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए। वेक्टर कैसा होनी है? सेट टू बी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आइगन वेक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर लैम्डा सच दैट ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ये ऐसा होना चाहिए, ax इक्वल टू लैम्डा एक्स। इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो ax माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0। x को कॉमन कर दिया, a minus lambda I equal to 0 where I is the identity matrix and then lambda is said to be eigenvalue of matrix A corresponding eigen x। ये तो हमारा इसका बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है, इसकी डेफिनेशन हो गई स्टूडेंट। बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट की पॉइंट, समझिएगा। आइगन वेक्टर से जो सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ही इज ऑलवेज गिव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब होता है नॉन जीरो सोल्यूशन, फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। a minus lambda I into x equal to 0 what is type of this, which is homogeneous linear equation। अगर हम उससे एक इक्वेशन को क्रिएट करेंगे तो कैसा होगा? होमोजेनियस या समघात रैखिक समीकरण बनेगा, जो कि हमेशा अशून्य हल देता है। दिस इज द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब होता है अशून्य हल। मतलब हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो पैरामेट्रिक फॉर्म में मिलेगा। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन एक जनरली समझ लीजिए कि हर एक पर्सन का, व्यक्ति का, जो भी आप फाइंड आउट कर रहे हो अलग अलग हो सकता है। स्टूडेंट का अलग हो सकता है कि किसी जो फर्स्ट, मान लीजिए फर्स्ट नंबर स्टूडेंट है, उसका अलग आ गया, सेकंड का अलग आ गया। मतलब इसमें आपको पैनिक नहीं होना है कि हमारा आइगन वेक्टर डिफरेंट आ रहा है। सबका एक नहीं आ सकता। आइगन वेक्टर आ गया तो अच्छी बात है, बट अगर आपका आइगन वेक्टर अलग अलग आता है तो आपको पैनिक ही नहीं होना है कि आपका गलत है। गलत नहीं है, बट आपका सिस्टमेटिक प्रोसीजर जो है वो सही होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, चलिए, इतना पॉइंट आपको समझ गया, आ गए अगर आप समझ लिया तो अब आइए इसके की पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहला, आइगन वेक्टर का जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट हमारे पास क्या है? एवरी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स a माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0 विल हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या देता है? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। जो भी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स का मतलब कि ये जो लैम्डा है, यहाँ पे लिखा है ना आइगन वैल्यूज, ये जो लैम्डा है a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू एक्स विल हैव ए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब ही आपको समझ में आ गया कि नॉन जीरो सोल्यूशन। ठीक है, द आइगन वेक्टर x ऑफ ए मैट्रिक्स इज नॉट यूनिक। पहला स्टेटमेंट लिख, सेकंड में लिख दिया कि द आइगन वेक्टर x ऑफ ए मैट्रिक्स इज नॉट यूनिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको ध्यान देखिएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप, क्योंकि यहीं पर आप कंफ्यूजन में हो जाते हो स्टूडेंट कि हमारा आइगन वेक्टर किसी का दूसरा आ रहा है, मेरा दूसरा आ रहा है, तो डजंट मैटर्स, सबका अलग आ सकता है। बट अलग आते हैं तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस है, उनको भी समझेंगे। तीसरा कह रहा है इफ एक्स आई बी द सोल्यूशन ऑफ वेक्टर ऑफ ए माइनस लैम्डा आई एक्स। अगर इसका सोल्यूशन है, मान लीजिए एक्स है, करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा आई, देन एक्स आई, देन एक्स आई इज ए कॉल्ड आइगन वेक्टर। एक्स आई क्या कहेंगे? आपका क्या है? सिंपल सा आइगन वेक्टर होगा इसके करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे लैम्डा आई होगा, सिंपल सी बात है, ए माइनस लैम्डा आई लिखा।
ए माइनस लैम्डा आई एक्स समथिंग। इसको ध्यान रखना है कि अगर एक्स आई लैम्डा आई के करस्पॉन्डिंग है, आइगन सॉल्यूशन है, एक्स आई क्या है, एक्स आई देखिए ध्यान रखना है, एक्स आई बी द सोल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स, सोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एक्स आई सोल्यूशन है इसके, तो एक्स आई इज कॉल्ड आइगन वेक्टर, मतलब उसका जो सोल्यूशन हम निकालेंगे, जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है उसका अगर हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं तो वही उसका आइगन वेक्टर। इस पॉइंट को ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। तीसरे और चौथे में आ जाइए, कह रहा है इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n बी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स, मतलब ये अलग अलग डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स हैं, then corresponding eigenvector x1 x2 x3 are xn form linearly independent set। this is the very important point, ध्यान रखिए। क्या है स्टूडेंट, कह रहा है कि यदि आइगन वैल्यूज हम फाइंड कर रहे हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 के रिस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग फाइंड किया x1 x2 एंड xn, तो वह हमेशा अगर लैम्डा आइगन वैल्यू आपके डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट है, सब ईच एंड एवरी डिफरेंट है, इस केसेस में जो आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब लिनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, अब कैसे आप चेक करो कि लिनियरली इंडिपेंडेंट है, आप समझो जब वेक्टर आप फाइंड कर लेंगे x1 x2 x3 या जो भी हो, तो उसको आपको क्या करना है, सिर्फ एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देना है, और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है तो लिनियरली, सिंपल था, अगर जीरो आया इस पॉइंट को ध्यान, ओके समझ में आ गया। चलिए अगले पॉइंट्स पे आते हैं, हम इंपॉर्टेंट की पॉइंट को स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट। 5 नंबर पे क्या है, अरे इफ x इज आइगन वेक्टर of a matrix A corresponding to eigenvalue lambda, then kx with any k not equal to 0, the eigenvector corresponding to any eigenvalue is not unique। ये ध्यान रखिए, इट्स यहाँ पे क्या लिखा है kx, kx क्या है स्टूडेंट, kx देखिए k की कोई भी वैल्यू हो सकती है, पहला लिखा है कि द x इज आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स A corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा इज के ए, ए का मतलब जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 -5 -6 -7 -8 एवरी कुछ भी आप ले सकते हो, बट जीरो नहीं लेना। अब लैम्डा के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कौन सा आइगन वैल्यू मिल रहा है, के एक्स मिल रहा है, ये कुछ भी हो सकता है, बट एक ही लेना है, के की वैल्यू, एक लैम्डा की वैल्यू, तो कुछ भी मतलब अलग अलग हो सकता है। अगर आपने मान लीजिए किसी ने के की वैल्यू 1 ली, किसी ने 2 लिया, किसी ने 3 लिया, -1 -2 जो भी ले, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने कहा कि सबका डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है। क्यों, क्योंकि a माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0 इज गिवन द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन जीरो सोल्यूशन एवरी टाइम्स, ओके। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, if two or more eigenvalue are equals, पहले दे two or more eigenvalue equals if may or may not be possible to get linearly independent eigenvector corresponding to equal root। जो इक्वल रूट है, अब यहाँ पर कंडीशन अलग हो गई, तो फोर्थ नंबर पॉइंट है, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है, सभी अलग अलग हैं तो लिनियरली इंडिपेंडेंट है, बट यहाँ पे कह रहा है कि यार टू आर मोर आइगन वैल्यू आर इक्वल्स, अगर आइगन वैल्यू इक्वल है तो आइगन वेक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इट इज द मे बी वाली कंडीशन यहाँ पे होगी, ओके। चलिए सातवां पॉइंट क्या कर रहा है, टू आइगन वेक्टर x1 एंड x2 आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर इफ x1t ट्रांस और x2t इक्वल टू 0, इनका प्रोडक्ट, x1t का मतलब क्या है, ट्रांसपोज ऑफ वेक्टर्स, ट्रांसपोज ऑफ x1, जैसे मान लीजिए हम x1 बदले ऐसे लिखे हैं 1 2 3 लिखा है, तो x1 का ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसको इस तरह से लिखें 1 2, मतलब रो बाय कॉलम्स में चेंज करना आप जानते हैं जनरली, तो चेंज कर लें, कोई दिक्कत। आठवां पॉइंट क्या है, आइगन वेक्टर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स corresponding to different eigenvalues are orthogonal is the most important, very important, बहुत क्वेश्चन इस पे पूछता है, यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसके आइगन वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं, उस केस में जो उनके आइगन वेक्टर को हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट, कैसा होगा, आर्थो चाहिए, मतलब आप ये कह सकते हो
कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, अगर आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है। अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो उस केस में हमको फाइंड करना होता है। बट असिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उनके जो आइगन वेक्टर हम फाइंड करेंगे करस्पॉन्डिंग लैम्डा के आइगन वैल्यूज के हमेशा ऑर्थोगोनल होते हैं। मतलब x1 ट्रांसपोज और इनटू x2 0, इसी तरह और भी वेक्टर। ठीक है, क्लियर हो गया। आइगन वेक्टर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन नॉट बी करस्पॉन्ड टू एनी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। ठीक है, आइगन वेक्टर जो तो दिया हुआ है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइगन वेक्टर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन नॉट बी करस्पॉन्ड टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10वां नंबर क्या है? आइगन वैल्यू ऑफ मे बी जीरो। आइगन वैल्यू मे बी जीरो बट एन आइगन वेक्टर मे नॉट बी जीरो वेक्टर्स। समझ में आ गई आपको बात कि आइगन वैल्यू जीरो हो सकता है लेकिन आइगन वेक्टर कभी भी नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा है कि एक्स आई जो हमने स्टार्ट किया था ना, उसकी डेफिनेशन में ही देखिए क्या लिखा है। नॉन जीरो वेक्टर एक्स इज सेट टू नॉन जीरो वेक्टर क्या हुआ है, मतलब वेक्टर कभी भी जीरो पर नहीं होगा। जीरो वेक्टर्स आपको नहीं लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स रहे हमारे किसके, आइगन वेक्टर्स को फाइंड करने के तरीकों को। सबसे पहले तो आपने क्या क्या सीखा स्टूडेंट इसमें आइगन वेक्टर्स में? पहला कि a माइनस लैम्डा इंटू एक्स जो होगा वो देगा हमको ऑलवेज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब जीरो फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। अब ध्यान रखिए, अगर हम जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है तो उसमें हम फ्री वेरिएबल को फाइंड, फ्री वेरिएबल फाइंड करने का तरीका क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे या नंबर जो मैट्रिक्स है उसको हम उसमें से रैंक को घटा देते हैं। जब रैंक हम फाइंड करेंगे तो रैंक को माइनस करेंगे तो हमको फ्री वेरिएबल्स फाइंड आउट होते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके, एक मैट्रिक्स तरीका है, मैट्रिक्स मेथड से रैंक वाला कंसेप्ट। दूसरा तरीका है क्रॉस मेथड यूज करके, जो हम क्लास 10th में पढ़े। क्रॉस वाला मेथड यूज करके भी हम आइगन वैल्यू वैल्यू तो नहीं फाइंड कर सकते बट आइगन वैल्यू। सबसे पहले तो हमको सिस्टम को समझना होगा, आइगन वेक्टर को फाइंड करने की जरूरी क्या, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट की पॉइंट, हाउ टू फाइंड द आइगन वेक्टर। सबसे पहला हमको चाहिए आइगन वैल्यू। आइगन वेक्टर को फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत होगी, आइगन वैल्यू। और आइगन वैल्यू को निकालने के लिए क्या जरूरत होगी, मैट्रिक्स की। चलिए हम एक वर्किंग रूल पे बात कर लेते हैं, इसके सिस्टम को बात करते हैं। वर्किंग रूल हमारा क्या होगा और हम कैसे क्वेश्चंस पे फोकस करें। सबसे पहले जो स्टूडेंट हमको लिखना है दैट इज द वर्किंग रूल। तो वर्किंग रूल में हमको सबसे पहले एक मैट्रिक्स की जरूरत होगी। तो हम मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स हमारे पास जो गिवन है 3x3 का है, A11 A12 3 1 3 3 1 3। ठीक, अभी हमने एक नॉर्मल कंसिडर कर लिया कि जो हमारे पास एक मैट्रिक्स को हमने क्या A11 A12 A13 A12, ठीक। पहला प्रोसीजर फर्स्ट पॉइंट पे जो हमको करना है, मैट्रिक्स दिया रहेगा, पहले पॉइंट पे हमको लिखना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, ए माइनस लैम्डा आई, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 लिखते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि A11 माइनस लैम्डा A12 A13 A21 A2 माइनस लैम्डा, डायगोनल के एलिमेंट से लैम्डा को माइनस कर देंगे, सिंपल मिल जाएगा A23 A31 A32 और 33 माइनस लैम्डा। ठीक, ये तो पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आर आइगन वैल्यू। दूसरा तरीका होगा, इसको हम इक्वेशन को फाइंड करेंगे, लैम्डा के लिए वर्क कर रहे हैं। तो देखिए इसका होता है लैम्डा क्यू माइनस
S1 lambda square plus S2 lambda minus determinant of A equal to 0. This is what? अब what about the S1, S2 and S3? समझिए S1, S2, S3 क्या है? S1 के बारे में आपको समझिए, सम ऑफ ट्रेस, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का सर, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, या इसको आप ट्रेस भी बोल सकते, ट्रेस ऑफ, ठीक। ट्रेस का मतलब होता है इसके डायगोनल के एलिमेंट का सम, S1 का वैल्यू। तो S1 का वैल्यू मतलब यहाँ पे A11 प्लस A प्लस A3, इसकी वैल्यू हो गई S1। S2 क्या होता है? सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल, सम ऑफ माइनर डायगोनल। सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल का मतलब क्या हुआ? जो डायगोनल के एलिमेंट है, मतलब उसके अकॉर्डिंग आप क्या करिए, उसको एक्सपेंड कर दीजिए, डायगोनल के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देना है, बट माइनर्स को लिखना है। ध्यान रखिएगा, A11 को लेकर के जो बचेगा उसको छोड़ लिखते चले जाएंगे एंड फिर आगे के प्रोसीजर, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया S2 क्या है। अब S1 जो इक्वेशन 1 है में हम S1, S2 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू को पुट करेंगे और आइगन वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो पहला काम तो यहाँ से फिनिश्ड होगा। पहले स्टेप में क्या करना है आपको? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखना है और उसको सॉल्व, ये नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, पहले आइगन वैल्यूज को फाइंड करना है, ठीक है। सिस्टम समझ में आ गया आपको? सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल, ये जो आपका रहेगा, जैसे इस वाले पार्ट में हम इसको, ये वाला टोटल पार्ट हाइड करेंगे तो ये इतना मिलेगा, फिर 2 की बारी होगी तो ये वाला हाइड हो जाएगा, फिर ये मिल जाएगा। इसी तरह से वर्कआउट होगा। अगर आपको लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे देखिए, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल मतलब A11 वाला पार्ट छोड़ दीजिए, तो A11 जैसे यहाँ पर है ये हो जाएगा, तो A22, A23, A32, A3 प्लस, अब A22 के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर देना होगा स्टूडेंट, तो ये सेकंड वाला कॉलम एंड सेकंड वाला रो छूट जाएगा, A11, A13 आ जाएगा, मतलब A11, A13, A31 और A प्लस लास्ट की आएंगे तो जो आपका छूटने वाला है थर्ड वाला छूटेगा, मतलब इसमें हम इस वाले को देखना है सिंपल, A11, A12 और फिर समथिंग 11, A12, A21 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो S2 मिलेगा। हमने मान लिया कि लेट लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 बी 3 आइगन वैल्यूज, वैल्यू ऑफ, हमने 3 आइगन वैल्यूज को फाइंड कर लिया स्टूडेंट। क्या कर लिया? 3 आइगन वैल्यूज को हम पर कंसिडर कर लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है आइगन वेक्टर किस कंसेप्ट को समझना। आइगन वेक्टर्स हमारा क्या होगा, तो ध्यान रखिए, फॉर आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा, और दूसरा पॉइंट या तीसरा पॉइंट जो भी करना है, फॉर आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू, मान लीजिए लैम्डा आई पे हम बात करते हैं या लैम्डा 1 बात कर लें, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो करस्पॉन्डिंग टू, तो हम लिखेंगे A माइनस लैम्डा आई वेक्टर एक्स इक्वल, ये आपको राइट अप कर, दैट इज, मतलब आइगन वेक्टर को हमको जो फाइंड करना होगा, तो आइगन वेक्टर जो फाइंड करेंगे करस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल टू लैम्डा आई, या जो भी समझो लैम्डा लिख रहे हैं, लैम्डा आई क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0। अब एक एक करके सिस्टम को, ए माइनस लैम्डा आई है, तो सबसे पहले सिस्टम को समझ, वैल्यूज को हमको यहाँ के पुट कर देना है, मतलब ये जो पार्ट हमारा बन रहा है मैट्रिक्स के फॉर्म, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, A11 माइनस लैम्डा और फिर A12 फिर A1 और A21, A2 माइनस लैम्डा और यहाँ पे ध्यान रखिएगा 31,
3 माइनस लैम्डा स्टूडेंट। व्हाट अबाउट द एक्स? एक्स के बारे में आप देखिए, एक्स के बारे में आप स्टूडेंट एक्स वाई जेड लिख सकते हो, एक्स वन वाई एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री लिख सकते हो, जो आपको सुटेबल हो वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। जनरली हम एक्स वाई जेड ही ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में आपको जीरो जीरो कंसेप्ट समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम मान लेते थे एक्स वाई जेड इसकी वैल्यूज है, और राइट हैंड साइड में जीरो जीरो, वेयर एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, इसी को आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना, सिंप्लीफाई करके एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकालना है और फिर आगे के प्रोसीजर को फॉलो अप करना। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्या करना है हमको, इसको सॉल्व करके सिस्टम को फॉलो करना है और वर्क करना है। अब इसी में आपको लैम्डा के रिप्लेस पर लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री फाइंड रखना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के नंबर ऑफ मेथड्स क्या है? देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हैं हमारे पास जनरली। कौन कौन से मेथड यूज करते हैं? ये जो इक्वेशंस हमारे पास है, मतलब सॉल्विंग विच इज सॉल्व बाय टू, सॉल्विंग बाय टू मेथड्स जनरली। व्हाट अबाउट मेथड्स? पहला रैंक, ठीक है, रैंक वाला कंसेप्ट, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हम करते हैं। दूसरा का क्रॉस। दोनों चीजें हमारे पास अलग अलग हैं, दोनों के फंडामेंटल कंसेप्ट अलग अलग हैं स्टूडेंट, समझना है। पहला क्या, रैंक वाला मेथड्स, दूसरा क्या, क्रॉस मेथड्स। अब रैंक वाले मेथड्स में आपको सिस्टम को फॉलो कैसे करना है, क्रॉस वाले मेथड में कैसे सिस्टम को फॉलो करना है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। जब रैंक वाले मेथड में हमेशा आपको क्या मिलेगा, जैसे रैंक वाले कंसेप्ट में हम आएंगे, इसकी रैंक निकालनी है। रैंक वाले कंसेप्ट में हम बात करेंगे, हमको हमेशा ए माइनस लैम्डा आई की रैंक निकालनी है। किसकी निकालनी है? जब इस वाले मेथड्स में आएंगे तो हम क्या फाइंड करना होगा, रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा। ठीक, अब देखिए सिंपल, ए माइनस लैम्डा आई, ठीक, एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, दिस इज ऑलवेज ऑलवेज गिव्स ऑलवेज गिव्स नॉन ट्रिवियल ट्रिवियल सोल्यूशन। दोनों केसेस में कोई दिक्कत नहीं, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। देन ध्यान रखिएगा, देन रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, रैंक जो होती है हमेशा क्या होगी, ए माइनस लैम्डा आई की रैंक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से हमेशा कम हो। ठीक है, थ्री है तो टू होगी, टू है तो वन हो सकता है, वन भी हो सकता है, जो कुछ हो जाए। तो जब इस केसेस में अगर ऐसा आता है तो हम फाइंड करते हैं फ्री वेरिएबल। फ्री वेरिएबल, फ्री वेरिएबल कैसे निकलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री वेरिएबल को समझना बहुत आसान है स्टूडेंट, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट होता है। तो अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ध्यान रखिए, फ्री वेरिएबल हमको निकालना, फ्री वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स ज्यादा हो जाएंगे उसके रैंक से। इस केसेस में हम फाइंड करते हैं, तो देखिए यहाँ सिंपल हम क्या करते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ माइनस रैंक ऑफ ए माइनस। दूसरा, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा। दैट इज द इंपॉर्टेंट की पॉइंट। ठीक, ये ध्यान रखना है। फ्री वेरिएबल्स, अब जो भी फ्री वेरिएबल्स मिल जाए, वन टू थ्री समथिंग, जो भी नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग हमको कार्य करना है। मान लीजिए अगर एक फ्री वेरिएबल मिलता है तो उसको के मान लेंगे, जो मर्जी आपकी। ठीक है, दो मिलते हैं तो एक के को एक के मानेंगे, एक को टी। सिस्टम ऑफ प्रोसीजर आप समझे,
बात बन पाएगी, तब हम आगे क्वेश्चंस को पैटर्न को फॉलो करते हुए ये सिस्टम को फॉलो कर पाएंगे और कर पाएंगे। जब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल समझ में आएगा, फिर आगे आप इसको सिस्टमेटिकली ढंग से कर पाओगे। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको इसकी रैंक को फाइंड करना। रैंक मेथड्स में यही करना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाला जो कंसेप्ट है, रैंक को फाइंड करना है और फिर आगे का प्रोसीजर करना है। वही काम आपको क्रॉस मेथड में करना है। क्रॉस मेथड में हमको क्या करना होगा, इसके बारे में भी हम समझ। क्रॉस मेथड हमारे पास क्या है, ठीक है, इस वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा कि रैंक से अकॉर्डिंग हम मान लेंगे कि जो भी वेरिएबल्स होंगे उसके बाद वो फ्री वेरिएबल बराबर हम टी मान लेंगे, के मान लेंगे, समथिंग। है समझ में आ गई बात आपको। एक्स वाई जेड में से कोई एक फ्री हो सकता है। अब क्रॉस मेथड भी वही हमारा कंसेप्ट है। जैसे क्रॉस मेथड हमारे पास, मान लीजिए हम क्रॉस मेथड की बात करते हैं, जैसे आपको चीज क्लास 10 में हम पढ़ते थे, कक्षा 10 में हमने पढ़ा था, इसी को यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करने कोशिश मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। जो हमारे पास क्रॉस मेथड वाला कंसेप्ट है वो क्या है। सपोज मान लीजिए हमने लिखा है जो a11 माइनस लैम्डा a12 और फिर a13 और यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा 3 3 1 3 2 और a33 माइनस लैम्डा दिस इज, और हियर हमने लिखा एक्स वाई जेड और राइट हैंड साइड ऑलरेडी आपको पता है 0। ठीक, मान लीजिए इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये रिजल्ट मिला a1 b1 b2 c2 c3 और then we get here right x y z। समझ में आ गई बात। अभी हमने ऊपर a11 माइनस लैम्डा और जो ऊपर वाली मैट्रिक्स है उसको सॉल्व कर लिया, तो डिनोमिनेटर्स मिल गया। ठीक है, हमको पता नहीं है कि अननोन वेरिएबल्स है, बट इसको हमने सॉल्व किया तो हमको ये मिला। अब तीन इक्वेशन बनेंगे, a11x प्लस a1x प्लस a2y प्लस a3z इक्वल टू 0, b1x प्लस b2y प्लस b3z इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे आएगा c1x प्लस y प्लस c3z इक्वल टू 0। तीन इक्वेशंस बन गए हमारे पास। देखिए विकल्प क्या है, तीन इक्वेशन बन गए स्टूडेंट। अब इन तीनों में से कोई दो आपको सेलेक्ट करना, जो आपकी मर्जी। हमारी बात क्यों, क्योंकि ये इनफाइनाइट सोल्यूशन देता है, हमेशा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देता है। तो कोई भी अगर आप दो सेलेक्ट करेंगे तो दो में से कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, वो तीसरे को संतुष्ट करेगा जो उसका आंसर आएगा। तो आपकी जो मर्जी, पहला दूसरा सेलेक्ट कर लिए, दूसरा तीसरा सेलेक्ट कर लीजिए, पहला तीसरा कर लीजिए। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट्स मिलेगा वो आपका वर्कआउट होगा। जैसे हम मान लीजिए इनमें हम लास्ट के दो ले लेते, कोई भी दो लेते, इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को ले लेते हैं लास्ट के, तो मैं इसको कह सकते हैं एक्स, यहाँ लिखेंगे बीच में माइनस वाई, क्या लिखते हैं जेड, और इस तरह से लाइन खींचा, यहाँ पर हो गया, ये हो गया। ये मैट्रिक्स का सिंबल बनेगा, डिटर्मिनेंट का इधर भी बनेगा, यहाँ भी। ठीक, अब इनकी वैल्यूज को पुट करना है, सिंपल। जैसे x की बात आती है तो x के कोफिशिएंट को हाइड कर लेते हैं, बचता क्या आपका b2 c2 यहाँ पे आ जाएगा, b3 c3। y की बात करेंगे तो y ये वाला हाइड होगा तो b1 c1 और फिर यहाँ पे b3, और z की बात करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ गया b1 c1 और b2 और बराबर मान लीजिए हमारे पास k आ जाता है। आगे बात बराबर हमारे पास k आएगा। ठीक, अब ध्यान रखना है k आ गया तो x इक्वल टू क्या, y इक्वल टू क्या, z इक्वल टू। अब ये तो आपके लिए सिस्टम है ना, इसको सॉल्व करके सभी की वैल्यू को k के टर्म में लाना है। आगे बस इसको सॉल्व करना है, सभी को वैल्यू को k के टर्म में लाना है, t के टर्म में। अब अगर x y z की वैल्यू हम जो बचा हुआ समीकरण है उसमें रख देंगे तो उसको संतुष्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड बराबर राइट। अगर नहीं कर रहा है तो आप कहीं गलत कर रहे हैं, इस पॉइंट को याद रखिए। ये क्रॉस मेथड वाला कंसेप्ट है। अगर मान लीजिए इसको हमने सॉल्व कर लिया, हमने इसको सॉल्व किया इस वाले टोटल सिस्टम को, तो
x बराबर हमारे पास हमने एक वर्कआउट लिया, तो मान लीजिए हमारे पास आ गया अल्फा 1 के, ठीक है। y बराबर हमने मान लिया कि अल्फा 2 के आ गया, और अल्फा z बराबर क्या है, अल्फा 3, ठीक। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 आर कांस्टेंट, ध्यान रखिए। तो को सॉल्व कर लिया, तो इसको हमने सॉल्व किया, तो वी गेट जो, अब ऐसा नहीं है B2 C2 आएगा, B2 C3 आएगा, C2 B3 आएगा, यहाँ से B1 समथिंग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला कंसेप्ट है। तो वेक्टर जो होगा, वेक्टर की अगर हम बात करते हैं कि x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एक्स वाई, स्टूडेंट क्या लिखते हैं, एक्स वाई। अब अगर एक्स वाई जेड लिखते हैं, अब देखिए x की वैल्यू क्या है, अल्फा 1 के, अल्फा 2 के और अल्फा 3। यहाँ से k को बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, और यहाँ पर आउटसाइड में। अब इन केस हम जनरली हमेशा ध्यान रखिएगा k नॉट इक्वल टू 0, बट k की वैल्यू हम जनरली क्या करते हैं, 1 कंसिडर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइगन वेक्टर होगा, आइगन वेक्टर फर्स्ट मान लेते हैं x1, तो हमारे हो जाएगा अल्फा 1, अल्फा 2। ये जो आइगन वेक्टर फाइंड आउट होगा, किसी एक पर्टिकुलर आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट होगा, किसी एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। सिस्टम आपको समझ में आ गया, सिस्टम का प्रोसीजर करना क्या है आप समझिए। आते हैं आपके एक बार और फिर से इसको वर्किंग प्रोसीजर को समझते हैं। देखिए सबसे पहले वर्किंग रूल को हमको समझना है, तो हमको मैट्रिक्स की जरूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स लिखते हैं। उसके बाद हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से आइगन वैल्यूज को निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा, ये होता है आइगन वैल्यूज। इसको कैसे निकालना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके A11 और समथिंग ये हम इस तरह से वर्कआउट करेंगे, ठीक। इसका दूसरा तरीका भी है, एक तो इसको एक्सपेंड करके हम फाइंड कर लें, प्रसार करें और टर्म में फाइंड करें, तो वहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा है। बट अगर हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, ये कंसेप्ट यूज करते हैं, तो बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। S1 के बारे में क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब ट्रेस ऑफ ए, जो मैट्रिक्स दिया उसका ट्रेस, A11 A22 A3। S2 क्या है, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट्स। अब सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल, तो मतलब डायगोनल के अकॉर्डिंग इसको प्रसार कर देना है, और वी गेट द रिजल्ट, ठीक। मान लीजिए हमने अब इक्वेशन 1 को सॉल्व किया, ठीक है, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 को सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर हमको मान लीजिए हमने 3 आइगन वैल्यूज हमको फाइंड आउट हो गई, कौन कौन सी, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 आइगन वैल्यूज ऑफ ए सॉल्विंग इक्वेशन 1। अब सॉल्विंग इक्वेशन 1 हो गया, तो अब देखिए फॉर आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू लैम्डा आई, अब आइगन वेक्टर को निकालने उसके बाद का स्टार्ट होगा, तो आइगन वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आप पता है, एक्स की वैल्यू में एक्स वाई जेड लिख सकते हो आप, x1 x2 x3 लिख सकते हो, आपको अरेंजमेंट कर सकते हो। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम जनरली 2 मेथड्स का यूज करते हैं। एक रैंक मेथड से यूज करते हैं, ठीक। क्रॉस मेथड जो क्लास 10th में पढ़ते रहते थे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ये यहाँ पे रैंक मेथड जो हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स वाला रैंक कंसेप्ट यूज करते हैं, करेंगे। देखिए क्योंकि ये होमोजेनियस इक्वेशन है, विच इज होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है, ऑलवेज गिवन गिव्स द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देता है। इस केसेस में रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज ऑलवेज लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, less than order of matrix. That case we get the free variables, we get free variables. So free variable, how to find the free variables, order of matrix minus rank of minus a minus lambda, या number of unknown variables minus rank of matrix कर सकते हो, that is the, फिर उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व करना जानते हैं। अब क्रॉस मेथड की बात अगर करें, क्रॉस मेथड ऑलरेडी बहुत इजी होता है, अगर टफ नहीं है, इस सिस्टम को समझिए। इस तरह से वर्कआउट होगा। अब मान लीजिए इसको हमने सॉल्व कर लिया है, तो हमारे पास A1 A2 A3 B1 B2 3 इसको निकला। इसको सॉल्व करने पर इस तरह की वैल्यूज निकली, सब कांस्टेंट है। इनकी हेल्प से हमने 3 इक्वेशंस को बनाया, 3 इक्वेशन बनाए, उनमें से कोई भी दो सेलेक्ट,
जो आपको मर्जी है। तो सेलेक्ट कर लिया, सॉल्व किया। अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री कांस्टेंट है, कैसे सेलेक्ट किया? ये आपकी वैल्यू है, ये अल्फा वन है, ये अल्फा टू, थ्री है, सिंपल। इसका क्रॉस मल्टीपल, पहला लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट लेकर के ये वैल्यूज हमने यहाँ पर फाइंड आउट की। ठीक है, क्लियर हुआ? इतना होने के बाद अब आप क्या करेंगे? एक्स वाई जेड चाहिए हमको, तो एक्स वाई जेड तीनों आप इस वैल्यू को अब यहाँ इस वाले में रख करके चेक भी कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट बराबर, कोई दिक्कत नहीं। आइगन वेक्टर्स जो एक्स इक्वल टू होगा एक्स वाई जेड, इस तरह से। जनरली हर टाइप में क्वेश्चंस में हम के इक्वल टू वन लेते हैं, बट आप कोई भी ले सकते हो क्योंकि इसकी वैल्यू के एक्स होती है, जो मर्जी आपको ले, दिक्कत सब अलग अलग। बट यहाँ पे दैट इज, ये तो रहा इस क्वेश्चन को लिखने का, निकालने का इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है ना, देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन में मैट्रिक्स का कैसा सिस्टम बनता है समझना होगा स्टूडेंट। पहला होता है कि नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू, दूसरा होता है रिपीटेड आइगन वैल्यू। उसी में पॉइंट आता है, रिपीटेड है, एक आइगन वैल्यू रिपीटेड है, दो आइगन वैल्यू रिपीटेड, केसेस में होता है, या तीनों आइगन वैल्यू रिपीटेड, क्वेश्चंस बनेंगे हमारे। ठीक, नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हो और फिर रिपीटेड हो, इस केसेस में हमको आइगन वेक्टर कैसे फाइंड, इन सब पॉइंट का डिस्कस कर। इस लेक्चर में हमने रूल्स को समझ, अब हम बातें करते हैं क्वेश्चन के सिस्टम, सॉल्व करने के तरीके पर। तो आइए एक क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको जो फंडामेंटल क्वेश्चन है, आपका डाउट जो हो, जो कुछ होगा वो सब क्लियर होगा इस लेक्चर में। एक क्वेश्चन करना है, हम बेसिकली आइगन वैल्यूज पे फोकस करेंगे और आइगन वेक्टर। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की जरूरत होगी तो क्वेश्चंस ले, वो भी लेना हमको क्वेश्चन जो है नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी ले रहे हैं। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू हमारे पास है क्या, हमने 1 0 -1 1 1 और फिर है, ये मैट्रिक्स है। आपको आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर को फाइंड करना है। क्या करना है? आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करना है। तो अब वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं? सबसे पहले लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? ए माइनस लैम्डा आई, 1 माइनस लैम्डा 0 -1, 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, दैट इज द मान लीजिए इक्वेशन 1 आर। दूसरा हमने जो बताया है लैम्डा क्यू माइनस S1 लैम्डा प्लस S2 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू इस इक्वेशन पर। अब S1 S2 के बारे में आपको पता है कि व्हाट अबाउट द S1? S1 बराबर क्या होता है स्टूडेंट? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब माइनस तो ट्रेस, तो 1 + 2 + 3, देखिए 1 2 3, ये हो गया 1 2 3 कर लिया तो कितना आ गया? 6। ठीक है, लैम्डा 1 आ गया। अब लैम्डा 2 की बात कर, सॉरी S2 की बात। S2 क्या होगा? सम ऑफ माइनर्स। देखिए S2 के बारे में हम जैसे यहाँ पे फोकस करेंगे, सम ऑफ माइनर्स की बात ही करनी है यहाँ पर। देखिए सम ऑफ माइनर्स क्या होगा स्टूडेंट? ये ये है, इसके अकॉर्डिंग करना है, तो ये खत्म होगा तो क्या बचेगा? 2 1 2 3, यहाँ पे आ गया 2 2 3 प्लस A22 मतलब ये 2 वाला, ये 2 को लेकर के ये हाइड करना है, ये हाइड करना है, तो बचा 1 -1 1 -1 और फिर यहाँ पे 2 3, ठीक, और प्लस तीसरा वाला जब A33 की बात करेंगे ये हाइड होगा 1 0 1। अब इसको सॉल्व कर, 3 दूनी 6 + 3 + 2
फिर प्लस यहाँ पे इसका गुणा कर दिया 2, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, तो 3 2 5 3 6 3 9 2 क्या आ रहा है S2 जो सॉल्व कर लिए, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो 3 2 5 6 5 11, क्या आ गया, क्या आया S2। अब आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट की भी बात करनी है, तो इसे मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पर डिटर्मिनेंट यहाँ, इसके डिटर्मिनेंट की बात करें, एक्सपेंड कर देना है सिंपल, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यूज निकाल रहे हैं। टॉप ए की हाइट होगा 1 और ब्रैकेट में से होगा 6 माइनस 2, माइनस 0 लिख लिया, सेकंड में आप कुछ भी कर लीजिए, 3 माइनस 2 कर लिया, माइनस 1 की टोटल हाइट होगा इधर, तो माइनस 4 सॉल्व कर लिया, 6 माइनस 0 और यहाँ से प्लस 2, माइनस माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 4, 6 में से 2 चला 4, क्या, ठीक। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा स्टूडेंट, अब समझिए, स्टैटिस्टिक्स इक्वेशन, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास है, लैम्डा क्यू माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, पुट दी वैल्यूज, लैम्डा क्यू माइनस S1, S1 इज व्हाट, 1 है हमारे पास 6, 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6, अब बड़ा कठिन काम है इसको सॉल्व कर, ठीक। इसका मेन है हमारे पास, इसको सॉल्व करना बहुत ही कठिन लगता है कार्य। अब इसके लिए हमने एक पढ़ा हुआ है सिंथेटिक मेथड, क्या स्टडी की है, सिंथेटिक मेथड में हम कैसे करते हैं, देखिए समझते हैं स्टूडेंट। हम क्या करेंगे, इनके जो कोफिशिएंट है ना इनको लिखेंगे, तो लैम्डा की कोफिशिएंट कितना है 1, लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा, इस तरह से लाइन खींचेंगे और फिर एक इधर बनाते हैं थोड़ा गैप करके। अब आपको करना क्या है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1 लिखना है कोई, अब एक ऐसे नंबर को चूज करना है जहां पर लिख दीजिए और मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखते जाइए, और लास्ट में यहाँ पर 0 क्या आना चाहिए, 0, लास्ट वाला नंबर जब हम ऐड करते जाएं मल्टीप्लाई करके तो हमको क्या मिलना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, जैसे मान लीजिए वहां 1 लिया, तो 1 से 1 का मल्टीपल करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे, ठीक। फिर अब इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व किएंगे तो माइनस, फिर इस वाले 1 का इस -5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, -5, क्या लिखा, और इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आएगा 6, और 6 का 1 का 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 6 आ गया, 1 आ गया, मतलब इसका जो फैक्टर मिला एक लैम्डा -1, और यहाँ से लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 6, ये इस वाले का फैक्टर मिल गया, इस लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट हमने इसको फाइंड किया सिंथेटिक मेथड वाले कंसेप्ट से, वो हमको फाइंड, इसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप जरूर मुझे बताइएगा, मैं फिर से बता, देखिए अब ये सिंथेटिक मेथड हमसे मिल गया, तो मतलब ये फैक्टर हमारे पास हो गया, ये हो गया इस वाले पार्ट के यहाँ से, ठीक। अब अगर लैम्डा -1 है और इसका फैक्टर हम कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास सिंपली लैम्डा -2 और लैम्डा -3 आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 1, क्या मिल गया, 3 वैल्यूज हमको, कौन कौन सी, लैम्डा इक्वल टू 1 2 3, 3 आइगन वैल्यूज जो है हमको यहाँ पर फाइंड आउट हो गई, आइगन वैल्यू पहला स्टेप आप, अब हमको फाइंड करना है आइगन वेक्टर्स, आइए आइगन वेक्टर पे बात करते हैं। आइगन वेक्टर क्या होगा, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज लैम्डा, क्या लिखते हैं, ए माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल
नल वेक्टर आइगन वैल्यूज हमने ये लिख लिया। ठीक, इसको मान लीजिए जो भी इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर, एक माइनस लैम्डा आई की वैल्यूज, ए माइनस लैम्डा आई हमको यहाँ से ऊपर से लिखना पड़ेगा, वैल्यूज है ए माइनस लैम्डा इसके फॉर्म। ठीक, मैट्रिक्स जो हमारे पास है 1 माइनस लैम्डा 0 -1 लिख लेता हूँ, बताता हूँ अभी। 1 माइनस माइनस लैम्डा और 1 फिर 2 3। इसको अभी x को हम x रख ले या जो भी एट इट इज रखना है, चलिए अभी x रख लेता हूँ, फिर उसके आगे बात करेंगे। देखिए a माइनस लैम्डा आई हमारे पास समझे, सबसे पहले ऊपर हमने किया था स्टूडेंट, ये रहा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो यही आपका a माइनस लैम्डा आई है। 1 माइनस लैम्डा 0 -1 1 2 माइनस लैम्डा और 2। ये आपका a माइनस लैम्डा आई है, आप यहाँ से फाइंड भी कर सकते हो। मान लीजिए दिस इक्वेशन नंबर 4। अब प्रॉब्लम ये है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अलग अलग है, 3 इक्वेशंस हमारे पास है, सबके लिए वन बाई बस बारी बारी से पॉइंट पॉइंट हम वर्क करेंगे। सबसे पहले लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए फाइंड करते हैं, फिर लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए, फिर लैम्डा 3 के लिए, इसी तरह से हम इसको एडजस्ट करते हुए वर्कआउट। तो आइए लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे प्रोग्रेस स्टार्ट किया जाता है। व्हाट अबाउट द फर्स्ट आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर corresponding लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे स्टार्ट करना है, सिंपल। देखिए यहाँ से करेंगे, यहाँ पे तो 1 -1 लिखेंगे, 0 फिर -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1 एंड 2 एंड 3 -1, और x की वैल्यू हम मान लेते हैं कि x y z है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है 0, दैट इज द नल वेक्टर गिवन द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, विच इज होमोजेनियस है, नॉन ट्रिवियल है, इसको ध्यान है आपको। यहाँ क्या आ जाएगा 0 0 -1। ठीक, 0 0 0 -1 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस वाले पॉइंट में 1 है, यहाँ पे 1, ठीक, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज फिर यहाँ पे x y, फिर राइट हैंड साइड में 0 0। दूसरा देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या है, इसका जस्ट डबल दिख रहा है, दोनों इक्वेशंस को नहीं लेना। हमेशा ध्यान रखिएगा जब कभी भी आप क्रॉस मेथड पे जाएंगे या इस तरह के, तो आपको जनरली प्रोसीजर फॉलो अप करना है। इसको ऑर्डर को आप चेंज भी कर सकते हो, या पहले यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट कर लें कि R3 को रिप्लेस कर दीजिए R2 माइनस R3 माइनस R2 से, तो इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं। देखिए क्या मिल रहा है, 0 0 -1 अपने जगह पे रहेगा, 1 1 1 अपने जगह पर, ये भी आ जाएगा 0, यह भी 0 और ये 0। ठीक, इंपॉर्टेंट x y z, और यहाँ पर भी आपका मिल गया 0 0 0। एक में अभी कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम नहीं करेंगे, सिस्टम को थोड़ा सा फॉलो अप कर रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। दूसरा, अब चाहे तो हम 3 इक्वेशन बना सकते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे क्लियर होगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स एटलीस्ट कितनी आएगी, 2 आएगी। जैसे अगर हम इसकी बात करें कि रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई की बात कर लें तो 2 आ जाएगी, जो कि लेस देन है, इसके ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। रैंक कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो से। अब अगर इससे इक्वेशन बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए इक्वेशन क्या बनेगा, -z इक्वल टू 0, मतलब इम्प्लाइड एट z इक्वल टू 0 मिल गया। अब इसमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, बट अब यहाँ पर चूंकि हमने इक्वेशन ये मिला है तो फ्री वेरिएबल्स हमको चाहिए, फ्री वेरिएबल ध्यान रखिएगा, फ्री वेरिएबल, फ्री वेरिएबल्स होता है n माइनस आर, मतलब आपकी जैसे 3 माइनस चल जाएगा तो 1 निकल। रैंक मतलब जो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स है उसमें से हम रैंक को घटा देंगे तो हमारा पास 1 मिलेगा। तो अब क्वेश्चन ये होगा, जो एक्स वाई जेड है उसमें से एक वेरिएबल आपका फ्री है, एक्स वाई जेड में से क्या है, एक वेरिएबल फ्री है। अब आपकी मर्जी है,
आप किसको फ्री रखना चाहते हैं। एक्स को रखो, वाई को रखो, जेड तो ऑलरेडी 0 हो चुका है। तो अब एक्स वाई में से दो में से कोई एक फ्री होगा तो अपने मन का मालिक हो। अगर जब एक मन का मालिक हो जाएगा, दूसरा भी अपने मन का मालिक हो जाएगा। आई बात, क्योंकि ये दूसरे से डिपेंडेंट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना लेट y इज इक्वल टू टी। ठीक, तो इस वाले पार्ट में रख दीजिए, क्या आ जाएगा, x प्लस टी प्लस 0 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया माइनस टी, वाई टी माइनस टी और 0। अब जो वेक्टर की बात करेंगे, वेक्टर जो कैपिटल X है वो हमारे पास क्या है, एक्स वाई। ठीक, पहले उसको रख दीजिए सिंपल। रखिए यहाँ पे, देखिए क्या मिल रहा है। तो देखिए x क्या आया, माइनस टी, वाई क्या आया और z क्या है, 0 है। यहाँ से t को कॉमन करिए तो -1 1 और 0, और यहाँ पर सॉरी t लिखा है तो दिस इज t। अब जो x1 आएगा, फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट आइगन वेक्टर्स -1 1 और 0। ठीक, दैट इज हियर t। t जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, या t के रिप्लेस पर k भी ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हमने t इक्वल टू क्या ले लिया, 1 ले लिया। ठीक, पहला आइगन वेक्टर्स हमने फाइंड आउट कर, क्या कर लिया, पहला आइगन वेक्टर फाइंड आउट हो गया। इज द फर्स्ट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल टू 1। अब देखिए स्टूडेंट, क्या होता अगर कोई, आप पहले x को t मानते तो y की वैल्यू डिफरेंट। ठीक है, लेकिन एक आइगन वैल्यू के लिए एक ही आइगन वेक्टर, एक से ज्यादा हम नहीं, इसको ध्यान रखें, दैट इज इम्पोर्टेंट। डिपेंडेंस होता है तो मतलब k की कुछ t की वैल्यू, चाहे k की वैल्यू, जो आपने मर्जी की, आपको अपने हिसाब से कांस्टेंट को सुटेबली एडजस्ट करना है। पहला समझ में, -1 0 आते हैं। अब हमको आइगन वैल्यू फाइंड करना, करस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल, तो यहाँ से आगे स्टार्ट होगा, कॉपी रख लेते हैं क्योंकि बार बार यहीं से स्टार्ट करना है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, हमको सेकंड फिर से फाइंड करना है वैल्यूज, आइगन वैल्यू जो फाइंड करनी है लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग, लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग फाइंड करना है। चाहिए, चल देखिए, 1 माइनस 2 0, -1 1 -2 1 2 3 -2, और फिर दिस इज द x, मतलब x y z, और फिर हियर राइट हैंड साइड। स्टूडेंट, तो बेसिक फंडामेंटल। अब क्या करना है आपको, सिंपली सिंप्लीफाई करिए आप। देखिए यहाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लिया, हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा -1 0 1, सॉरी -1, और यहाँ से 1 0 1, और फिर यहाँ पे मिलेगा 2 2 1, और दैट इज इम्पॉर्टेंट, और हियर इज द x y z, और फिर राइट हैंड साइड इज 0 0 0, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए, अब पहले तो हमको रैंक वाले कंसेप्ट पे फोकस करना है कि रैंक वाला कंसेप्ट क्या होगा। तो रैंक में हम क्या करते हैं, डायगोनल A11 के नीचे के एलिमेंट्स को जीरो करना है। जीरो करना जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे हम जीरो करेंगे अभी। ठीक है, सिंपल R2 को रिप्लेस कर देना है R2 प्लस R1 से, प्लस माइनस दिख रहा है सेम। R3 को रिप्लेस कर देना है R3 प्लस 2R1 से, ये आपका जीरो हो जाएगा। -1 0 और फिर -1 आ जाएगा, यहाँ पे 0, ये 0 और ये टोटल 0। ठीक, इसको यहाँ से सॉल्व कर लिया तो सिंपली देखिए क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। दूसरा, जब इसको करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया तो 2 -1 और प्लस 1 -2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे -1 आ, और दिस इज द x भाई। ठीक, और 0 0 0। ठीक है, अब इसके रैंक वाले प्रोसीजर पे अगर हम आए स्टूडेंट, तो ये आप अल्टरनेट कर सकते हो, बट हमको सिंपली इससे मतलब, तो रैंक ऑफ माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 2 आ गया, लेस देन 3 है। तो फ्री वेरिएबल्स हमको चाहिए, फ्री वेरिएबल क्या हो जाएगा, 3 -2 हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हम फाइंड करते हैं। रैंक, रैंक कैसे फाइंड करते हैं ये आपको पता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, नहीं पता होगा तो आप
मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। अब इससे अगर हम इक्वेशंस को बनाएं, ध्यान रखिए इक्वेशन बनेगा तो माइनस एक्स माइनस जीरो प्लस जीरो वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, इम्प्लाई द मतलब यहाँ पे लिख दिया एक्स प्लस जेड इक्वल टू जीरो, ठीक। और इस वाले में क्या बनेगा, वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, ठीक। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि अब कैसे सॉल्व होगा, टू वाई माइनस जेड और एक्स प्लस जेड इक्वल टू जीरो है। प्रॉब्लम यह है स्टूडेंट यहाँ पर कि एक तो फ्री वेरिएबल्स है, एक फ्री वेरिएबल है ना, एक्स वाई जेड में आपको जो मर्जी हो आपको फ्री मान लीजिए। हम जनरली जेड को मानते हैं कि जेड जब सॉल्यूशन का सिस्टम होता है तो लास्ट में आता है, जेड को मानते हैं जनरली, जेड को मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप किसी को भी मान सकते हो, ऐसा यहाँ पे कोई नियम नहीं है कि हमको जेड को मानना, बट हम जनरली लेट मान लेते हैं जेड इक्वल टू टी मान लेते हैं या के मान लेते हैं, चलिए इसमें के मान लेते हैं, सुटेबल है, आप कुछ भी मान सकते हो। तो अगर के मानते हैं तो इस वाले इक्वेशन से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू वाई माइनस के इक्वल टू जीरो, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बाई, और z इक्वल टू के माना है तो इस वाले इक्वेशन से x का मान क्या हो जाएगा, x प्लस के इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू माइनस के, ठीक। आइगन वेक्टर x इक्वल टू क्या होता है, एक्स वाई, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर एक्स वाई जेड निकल गया तो यहाँ पे आपका हो गया माइनस के बाई टू, और फिर यहाँ पर के। अब बड़ा क्वेश्चन है कैसे होगा, चलिए पहले के को बाहर निकालते, माइनस वन, एक बटा दो, एक, और आउटसाइड ऑफ के, ठीक। लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, सबसे पहले जो फ्रैक्शन दिया है उसको हटाना है, ध्यान रखिएगा फ्रैक्शन क्या है उसको हमको हटा देना है, रिमूव कर देना। के की वैल्यू जनरली हम टू ले लेते हैं, या यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगर के की वैल्यू टू लेंगे तो फ्रैक्शन हट जाएगा, समझ में आ गई बात। के की वैल्यू यहाँ पे टू अगर हम कंसिडर कर लें तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। के की पैरामीटर है तो हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो लेट मान लीजिए के इक्वल टू, अगर हम टू कंसिडर कर लिया, इसका गुणा कर देंगे, एक्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टू, वन और टू। तो ये जो सेकंड आइगन वेक्टर है, सेकंड आइगन एक्स टू इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस टू, ठीक, वन, दिस इज सेकंड आइगन वेक्टर्स आपको फाइंड आउट हो गया। क्लियर हुआ, कुछ भी हो सकता था बट हमने सेकंड को फाइंड कर लिया कि सेकंड आइगन वेक्टर आपको फाइंड आउट हो गया यहाँ। क्लियर हुआ, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो, टोटल कंसेप्ट। अब थर्ड बच गया है, थर्ड को भी हमको इसी तरह से निकालना है, तो चलिए थर्ड पे बात कर लेते हैं फटाक से। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया स्टूडेंट, बट फंडामेंटल कंसेप्ट को समझना है ना। तो लैम्डा इक्वल टू अब थ्री के लिए बात रख दीजिए, देखिए वन माइनस थ्री, जीरो माइनस वन, वन, टू माइनस थ्री, वन, टू, टू, थ्री माइनस थ्री, और दिस इज द एक्स वाई जेड, और फिर यहाँ पर जीरो जीरो जीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस टू, जीरो, माइनस वन, यहाँ पर वन, माइनस वन, वन, टू, टू, जीरो, और दिस इज द एक्स वाई जेड, और राइट हैंड साइड जीरो जीरो जीरो। ये आपके पास बेसिक इस क्वेश्चन का रिजल्ट है। तो बेसिक फंडामेंटल ये रहेगा कि हम पहले क्या करें, रैंक वाले कंसेप्ट में जाएंगे तो इसको कर लेते हैं, हम रैंक्स वाले से कर रहे हैं, इसको पहले अल्टरनेट कर लें, सिंपली चेंज कर लिया। तो रैंक वाले में अगर हमको प्रोसीजर करना है तो हम कोशिश करते हैं कि जो फर्स्ट वाला हो अपने जगह हो, तो R1 R2 को रिप्लेस कर दिया, R1 और R2 को रिप्लेस किया, तो वन माइनस वन और वन इधर आ जाएंगे, माइनस टू, जीरो माइनस वन आ गया, टू, टू, जीरो अपने जगह पर, और दिस इज द एक्स वाई जेड अपने जगह पर, और राइट हैंड साइड में जीरो 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 है।
अब R2 को रिप्लेस कर दिया R2 प्लस 2R1 से, R3 को रिप्लेस कर दिया R3। देखिए अगर हम चाहें तो इसको इसको जोड़ दें, चाहे इसमें कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो R3 को रिप्लेस कर दे रहा हूँ मैं R3 प्लस 2R2 से, सॉरी R3 प्लस R2, ठीक, R3 प्लस R2 से। तो बेसिक फंडामेंटल जो बना हमारे पास 1 -1 और 1, फिर ये आपका आ जाएगा -2। सिंपल, या ऑपरेशन जो हम एक ही रखते हैं, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसके वजह से ऑपरेशन को चेंज नहीं करता हूँ। इससे रिजल्ट आप में कोई प्रॉब्लम, R3 और -2R1, R1 पे ही फोकस करते हैं इस वाले पे। ये हो गया आपका 0, ऐड कर दिया है, इसको इसमें कर दिया। यहाँ से आपका -2 मिलेगा। अब -1 प्लस 2 कर देंगे, तो -1 प्लस 2 करेंगे तो 1 मिल जाएगा। वैसे इसको माइनस कर रहे हैं तो 0 मिलेगा। -2 है और फिर इसमें से माइनस कर रहे हैं तो 2 2 4 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक। और फिर यहाँ से इसको कर देंगे तो -2 मिल जाएगा। आगे बात, बट दैट इज इम्पॉर्टेंट हियर, x y z, और राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 0 0, ठीक। अब क्या करेंगे, सिंपली देखिए R3 को रिप्लेस कर दीजिए R3 माइनस 2R2 से, एंड वी गेट प्लस, सॉरी प्लस माइनस है सिंबल, सेम प्लस से 1 -1 एंड 1, 0 -2 1, और फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 ऐड कर 0 0। क्रॉस मेथड हम अगले वाले वीडियोस में बनाएंगे, बट यहाँ पे सिंपली। तो अब देखिए यहाँ पे जो रैंक हमने निकाल ली, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू कितना आ गया, 2 लेस देन 3। तो फ्री वेरिएबल जो होगा, फ्री वेरिएबल हो जाएगा 3 -2, दैट इज द, ठीक, निकल गया। यहाँ पे x माइनस वाई माइनस प्लस जेड इक्वल टू 0 एक समीकरण बन गया, -2y प्लस जेड इक्वल टू 0 दूसरा समीकरण बन गया, ठीक है। अब देखिए बेसिक फंडामेंटल है, तो लेट z इक्वल टू टी मान लिया। जैसे z इक्वल टू टी माना, तो यहाँ से y क्या मिलेगा, -2y प्लस टी इक्वल टू 0, ठीक है। तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा t/2, y का मान हमको मिल गया t/2। अगर y का मान t/2 मिल रहा है तो इस वाले में रख करके x का मान निकालिए, तो x माइनस t/2 प्लस टी इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो -t/2 मिल गया, किसका मान, x का मान मिल गया। तो अब जो वेक्टर है, वेक्टर वेक्टर जो हमारे पास एक्स वाई जेड होता है, तो -t/2, फिर t/2 और फिर t, ये निकल गया। अब यहाँ पे t की वैल्यू जैसे आज जो मर्जी आपकी रख लेना है। तो यहाँ पे -1/2 है, फिर 1/2 है, फिर 1 है, और फैक्टर आ रहा है t, तो हम मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू 2 है, सिंपल। तो जो x3 थर्ड वेक्टर्स हमको यहाँ पे मिल जाएगा, गुणा कर दीजिए 2 का यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, -1 1 एंड फिर 2। ये हमारे पास थर्ड वेक्टर्स मिल जाएगा। कौन सा, ये थर्ड वेक्टर मिल गया आपका। अब देखिए तीनों डिस्टिंक्ट्स के लिए अलग अलग चीजें हमको मिली। पहला जो सिस्टम समझे स्टूडेंट, वीडियोस पे वर्क बात करेंगे। जो हमने लिखा कि जब लैम्डा इक्वल टू 1 था, तो 1 था, तो इसके लिए x1 कुछ फाइंड आउट हुआ था। फिर लैम्डा इक्वल टू, सॉरी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 2, लैम्डा इक्वल टू 2 था, लैम्डा इक्वल टू 3 था। ये आइगन वेक्टर्स के इसके अकॉर्डिंग हमको मिले। देखते हैं क्या क्या मिले। एक्शन क्या मिला, इसे मैं चेक कर ले रहा हूँ, मैंने लिखा है तो अभी इसको देख लेते हैं। -1 और 1 1 0 जो भी फाइंड आउट हुआ हो, ठीक है। -1 1 0 फाइंड आउट हुआ था। x2 क्या फाइंड आउट हुआ है, यहाँ से ऊपर हमने फाइंड किया -2 1 2। तो x2 जो है -2 1, ठीक, और x3 जो है -1 1। अब ये क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन ये है कि एक तो डिस्टिंक्ट है,
तो अब ये डिस्टिंक्ट है तो एल होंगे, मतलब लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब लिनियरली इंडिपेंडेंट कैसे चेक करते हैं, तो बड़ा क्वेश्चन ये है, लिनियरली इंडिपेंडेंट चेक कैसे करोगे? तो अब एल के लिए अगर हम इसको एक सारणिक में लिख लें, बल ध्यान रखिए, इस तरह से इसको लिखें, -1 1 और 0, -2 1 2 और फिर -1 1 2, और ये अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो एल हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, चेक कर लीजिए। बल किसी को डाउट हो तो हमको ये चेक करना है, तो हम इसको चेक कर ले रहे हैं, सिंपल, क्या निकल जाएगा देखिए, -1 0 नहीं आना चाहिए, ये हो जाएगा 2 -2, तो ठीक है, -2 -2 तो +2 हो जाएगा, खत्म। ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, 2 -0 -1, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, तो 2 -0। सॉल्व करिए, ये आपका क्या आ गया, ये हाइड किया था तो 2 -1 और 2 -2 ना, ये 0 हो गया, +4 हो गया, 2 हो गया, दैट इज ईयर आ गया 2 नॉट इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रहा इस तरह के क्वेश्चन का बेसिक फंडामेंटल। एक क्वेश्चन हमने सीखा पूरे डिटेल्स में आइगन वेक्टर को निकाल। अब इस आगे के लेक्चर्स में हम समझेंगे इसी तरह के और क्वेश्चन को थोड़ा तेजी से फास्ट वे में करने का। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।